विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यार, धोखा, साजिश और रिश्ते। सतनाम करता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हुसी भी सच। अध्याय 5, प्यार और साजिश। पता ही नहीं चला कि दिन कैसे बीतते चले गए और देखते ही देखते 25 फरवरी का दिन भी आ पहुंचा। सुबह सुबह देवजीत गुरुद्वारे से लौटा था। रूपाली पूरी तरह से सज धज कर तैयार खड़ी थी, जैसे किसी खास से मिलने की तैयारी कर रही हो। देवजीत ने मुस्कुराते हुए उसकी सुंदरता की तारीफ की और पूछा, क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? रूपाली हल्के से मुस्कुराई और बोली, हो सकता है, जब वक्त आएगा तब तुझे खुद ही पता चल जाएगा। देवजीत ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, चल आज तुझे पंजाब स्टेट वॉर हीरोज मेमोरियल म्यूजियम घुमा लाता हूं, वहीं साथ में लंच भी कर लेंगे। लेकिन रूपाली ने साफ इनकार कर दिया। नहीं, आज कहीं जाने का मन नहीं है। मैं आज घर पर ही रहना चाहती हूँ। और हाँ, आज मैं खाना बनाऊंगी, कुछ खास। देवजीत चौंक गया। जो लड़की आज तक रसोई की ओर देखती भी नहीं थी, वो अब खुद कुछ खास बनाने की बात कर रही थी। ये तो वाकई कमाल की बात थी। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा बताओ क्या बनाओगी? वैसे जो भी बनाओगी मैं खा लूंगा। फिर अपनी चाबी उठाते हुए बोला, ठीक है, मैं बैंक होकर आता हूं, उसके बाद सरबजीत के घर भी जाऊंगा। रेस्टोरेंट का ध्यान तो वहीं रखेगी जब हम मुंबई जाएंगे। बस जैसे ही सरबजीत का नाम आया, रूपाली का चेहरा तमतमा गया। उसका पूरा शरीर जैसे किसी आग में जल उठा। गुस्से से बोली, सरबजीत के घर क्यों जाना है? वो आती तो है यहाँ। वैसे भी रेस्टोरेंट उसका थोड़ी है, वो तो तेरा है ना। देवजीत कुछ कहने ही वाला था कि रेस्टोरेंट असल में उसकी मां ने शुरू किया था और रेस्टोरेंट को खड़ा दोनों भाई बहन ने मिलकर किया था। मां जी के देहांत के बाद देवजीत ने अपने नाम का पूरा हिस्सा भी सरबजीत के नाम कर दिया था। तो अगर देखा जाए तो पिंड वाले जायका की असली मालकिन सरबजीत ही है और देवजीत, वो तो बस एक कर्मचारी की तरह काम करता है जो अपनी मर्जी से खाने में स्वाद जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब उसने रूपाली को नहीं बताया। वो रूपाली के लहजे से समझ गया था कि उसे सरबजीत कतई पसंद नहीं। शायद उसे उसका हवेली में आना भी अखरता था। लेकिन रूपाली ये नहीं जानती थी कि वो हवेली केवल एक मकान नहीं है, वो तीनों भाई बहनों की सांझी धरोहर है। उसमें उनकी बचपन की यादें बसी हैं, उनके माता पिता की हंसी दुख की परछाइयां। और उन यादों से किसी रूपाली का कोई वास्ता नहीं हो सकता, चाहे तीनों भाई बहन आपस में कितनी भी लड़ाई कर लें। लेकिन अंत में वो एक ही धागे में बंधे रहते हैं। उस रिश्ते का नाम है भरोसा, प्यार और अपनापन। देवजीत ने कुछ सोचकर रूपाली से कुछ नहीं कहा। उसे याद था कि 4 दिन बाद उन्हें मुंबई जाना है और वापसी पर वो ये भी जानने की कोशिश करेगा कि रूपाली का यह बदला बदला व्यवहार क्यों है। अगर वजह समझ में आ गई तो शायद वह उसे सुलझा भी ले। फिलहाल वह शांत रहा और घर से निकल गया। बैंक के काम निपटाकर वह सीधे दलजीत के स्टूडियो पहुंचा। वहां पहुंचते ही बोला, यार, मुझे लगने लगा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी रूपाली से शादी करने में। तू और सरबजीत सही ही कहते थे कि पहले रूपाली को अच्छे से जान लेना चाहिए था, फिर सबकी रजामंदी से आगे बढ़ना चाहिए था। पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जैसे रूपाली के घरवालों ने मुझ पर कोई जादू कर दिया हो। दलजीत समझ गया कि दोस्त परेशान है। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो फिर चल, आज तेरा मन मारने का नहीं, पीने का है,
मंगवाता हूं तेरा फेवरेट गोल्ड लेबल। दोनों ने स्टूडियो खाली करवा दिया। अब वहां सिर्फ वे दो और जॉनी वॉकर थी। पैक बनते ही बात फिर वही आकर टिक गई। 25 फरवरी। दलजीत ने याद दिलाया, आज वही तारीख है जब रूपाली ने कहा था कि संजय मिश्रा आज अमृतसर आएगा और शायद शाम को रेस्तरां भी पहुंचे। देवजीत एकदम चौंका। अरे, इसीलिए तो रूपाली सुबह से तैयार होकर कुछ स्पेशल बनाने की बात कर रही थी। यानी आज साफ हो जाएगा कि संजय मिश्रा कोई हकीकत है या सिर्फ रूपाली की कल्पना। अगर वो असली है तो वो फोन जरूर करेगा, तभी तो रूपाली उसे हवेली का पता दे पाएगी। अब तक रूपाली के पास कोई कॉल नहीं आया था और न ही उसने किसी को किया था। देवजीत के दिमाग में 2 पैक के बाद जैसे लाइट जल गई। उसे याद आया कि उन्हें अमृतसर आए हुए 20 दिन हो गए हैं और रूपाली के मायके से किसी ने न तो उससे बात की और न ही हाल चाल लिया। ये कैसा रिश्ता है? कम से कम मां तो एक बार फोन कर सकती थी। अपनी कोख से नहीं भी जन्म दिया हो पर बेटी मानकर पाला था ना। उसे बहुत खटकने लगा। उसने मोबाइल उठाया और रूपाली की मां का नंबर मिलाया। औपचारिक बातें करने के बाद पूछ बैठा, आप लोगों ने कभी फोन क्यों नहीं किया रूपाली को? सब ठीक है ना इंदौर में? रूपाली की मां ने 1 मिनट का लंबा मौन रखा, फिर एकदम जैसे किसी ने स्क्रिप्ट थमाई हो बिना रुके बोली, हम लोग दादाजी को देखने गांव चले गए थे, वहां नेटवर्क नहीं था इसलिए कॉल नहीं कर पाए। वैसे भी आज ही तो हम इंदौर वापस आए हैं, मैं अभी ही बात करने वाली थी। वैसे रूपा ठीक है ना? देवजीत ने तुरंत पूछा, आपका गांव कहाँ है? उन्होंने बिना हिचकिचाहट के कहा, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश के पास। देवजीत सुनकर चौंक गया। मन ही मन बोला, ये लोग पंजाबी हैं और इनका गांव बंगाल में। अगर पाकिस्तान होता तो भी मान लिया जाता, पर बंगाल, कुछ तो गड़बड़ है। उसने बिना कुछ पूछे कहा, ठीक है, मैं रूपाली से बात करवाता हूं, और फोन काट दिया। उसने ये सारी बात दलजीत से साझा की। दलजीत भी हैरान। फिर धीरे धीरे बातें जोड़ने लगा। वीरा, भाभी जी के मम्मी पापा की उम्र ज्यादा से ज्यादा 45 से 50 होगी। अगर मान भी लें कि उनकी शादी के वक्त उनकी उम्र, मां की उम्र 20 से 21 साल और पिता की 25 रही होगी, तो उनके दादाजी की उम्र अब 75 से 80 साल होगी। इसका मतलब वे आजादी से पहले पैदा हुए थे। उस दौर में पंजाबी सिर्फ भारत और पाकिस्तान के पंजाब में रहते थे। सिख ज्यादातर किसान या व्यापारी होते थे जो अपने गांव या आसपास के शहरों में ही रहते। अगर मान भी लें कि उनके दादा पाकिस्तान के हिस्से के पंजाबी थे, तो विभाजन के बाद उनका पुनर्वास दिल्ली के आगे नहीं हुआ होगा। जैसे तेरे दादा आजादी के 2 साल पहले भारत आ गए थे और अमृतसर में रुके, और मेरे दादाजी को दिल्ली में शरणार्थी शिविर मिला था, बाद में अमृतसर में बसाए गए। फिर जब बांग्लादेश बना, वहां के हिंदुओं को पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और तत्कालीन मध्य प्रदेश, आज का छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में बसाया गया। तो फिर भाभी जी का परिवार? दलजीत बोलते बोलते रुक गया और कुछ सोचकर कहा, वीरा, तूने सच में गलती कर दी। बिना जांचे परखे शादी कर ली, वो भी 1 महीने में। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर भाभी जी के परिवार का इतिहास कुछ साफ नहीं लग रहा। अब तो जो होना था हो गया। जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसल की मार तो खानी ही पड़ेगी। देवजीत कुछ देर चुपचाप सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, यार, मैं सिर्फ एक बार ही रूपाली के ताऊजी से मिला हूं, और उनके दोनों बेटों से भी। उनकी ताई जी को देखकर भी कहीं से पंजाबीपन नहीं झलकता। ताऊजी की कदकाठी बहुत छोटी है, लगभग 4 फीट 7 इंच, पर शरीर से वो किसी पत्थर तोड़ने वाले मजदूर जैसे लगते हैं। उनकी नाक भी छपटी है, कुछ कुछ नेपाली गोरखा जैसी, और उनकी ताई जी किसी भी कोण से पंजाबी नहीं लगती। उनका चेहरा ऐसा है जैसे हमारे अमृतसर में बर्तन मांजने वाली बांग्लादेशी महिलाएं होती हैं ना, बिल्कुल वैसा। देवजीत की आंखें सिकुड़ गईं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि उनके बोलने में जरा भी पंजाबी लहजा नहीं है। जब पहली बार मिला था तब भी मैंने ये नोटिस किया था, पर पता नहीं तब क्यों नहीं सोचा गहराई से। लेकिन अब लग रहा है ये 100% पंजाबी नहीं है। अब मुझे इनके परिवार की जड़ तक जाना होगा, सच जानना होगा। देवजीत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रूपाली का फोन आ गया। क्या हुआ? बैंक का काम हुआ या नहीं?
या आज फिर अपनी प्यारी बहन के घर खाने का प्लान है? उत्तर सुने बिना ही ताना मारते हुए बोली। अगर मेरे हाथ का बना खाना नहीं था तो मना कर देते, मैं मेहनत नहीं करती फिर। देवजीत ने शांति से जवाब दिया। मैं अभी तक दलजीत के स्टूडियो में ही हूं, सरबजीत के घर जा नहीं पाया। शायद आज नहीं जा पाऊंगा, यहां शाम हो जाएगी। रूपाली के मन में शक घर कर चुका था। उसने कहा, जरा दलजीत भैया को फोन देना। जब दलजीत ने हेलो कहा तब जाकर रूपाली का शक दूर हुआ। उसने हंसकर ताना मारा, क्या भैया, आप भी ना पति पत्नी के बीच में आ जाते हो? ऐसा क्या काम है जो देव को आपके बिना मन नहीं लगता? आप तो अपना काम खुद भी कर सकते हो। जल्दी से भेजिए देव को। फोन रखते ही दलजीत ने माथा पकड़ लिया। वीरा, लगता है अब भाभी को मुझसे भी परेशानी होने लगी है। अगर हो सके तो तू ये काम खुद कर ले। मैं नहीं चाहता कि तेरे और भाभी के बीच में आऊं। देवजीत समझ गया कि रूपाली ने दलजीत को भी खरी खोटी सुना दी है। उसने दोस्ती से कहा, यार, रूपाली की बातों को दिल से मत लिया कर। वो मानसिक रूप से बीमार है, उसे खुद नहीं पता कब क्या बोलती है। चल, एक पैक बना, गला सूख रहा है। दोनों दोस्तों ने जोरदार ठहाका लगाया और फिर लौट आए अपने मकसद की ओर, रूपाली के परिवार की सच्चाई। दलजीत बोला, अब सुन, भाभी का कॉल रिकॉर्ड सुनते हैं, देखते हैं तेरी आवाज सुनाई देती है या नहीं। जब कॉल रिकॉर्डिंग चलाई गई तो आश्चर्य की बात यह थी कि उसमें देवजीत की आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। इसका मतलब था कि कॉल रिकॉर्डर ऐप सही से काम कर रहा था। तो फिर संजय मिश्रा की आवाज क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रही? यह सवाल अब और गहराता जा रहा था। दलजीत ने रूपाली के फोन में क्लोन ऐप से एक नंबर निकाला, प्रियंका का। फिर उस नंबर को अपने इंदौर वाले कजिन को भेजा और कहा, इस नंबर पर कॉल करो, एक इंश्योरेंस सेल्समैन बनकर बातों में उलझा कर रखो। जब मैं कहूं तब कॉल करना और कम से कम 20 से 30 मिनट तक उलझाए रखना। कॉल करने के बाद दलजीत ने कहा, वीरे, अब धर्मजीत गिल को कॉल कर। वो आजकल इंदौर का एसीपी है। उससे पूछ कि क्या वो इस नंबर का डिटेल्स और लोकेशन दे सकता है। जब मेरा कजिन कॉल करे तभी पता लगाना। धर्मजीत बचपन का जिगरी यार था। हालांकि शुरू में उसने कहा, यार, ये गैर कानूनी है, लेकिन जब देवजीत ने पूरी बात बताई और ये भी जोड़ा जिसका नंबर है वो शायद हत्या की साजिश रच रहा है, तब धर्मजीत मान गया और अपने विभाग के इंस्पेक्टर को लगा दिया काम पर। उधर दलजीत का कजिन जैसे ही कॉल मिलाता है फोन उठता है, पर उधर सन्नाटा। न कोई आवाज, न गाड़ी का हॉर्न, बस गहरा सन्नाटा। लगभग 5 मिनट बाद हेलो, एक मधुर स्त्री स्वर सुनाई देता है। कजिन बोलता है, हेलो, मैं रणवीर बोल रहा हूं, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरी बात किससे हो रही है? लड़की जवाब देती है, आपने कॉल किया है, आपको मेरा नाम नहीं पता? बातों बातों में बहस सी होने लगती है। कजिन स्क्रिप्ट के मुताबिक बातों में उलझाए रखता है। आधे घंटे बाद लड़की फोन काट देती है। फिर दलजीत अपने कजिन को फोन करता है, बढ़िया, अच्छा सेल्स वाला बनेगा तू। इसके बाद देवजीत धर्मजीत को कॉल करता है, क्या कुछ पता चला? धर्मजीत कहता है, फोन किसी डॉली डिसूजा के नाम रजिस्टर्ड है और ये इंदौर के ट्रांसपोर्ट नगर की लोकेशन है, अंतिम बार की। देवजीत ने गंभीर होते हुए कहा, थैंक यू नहीं बोलूंगा, पर शायद मुझे तुझसे फिर मदद मांगनी पड़े। अगर मेरी हत्या हो जाती है तो इस नंबर को ट्रेस करना। धर्मजीत ने तुरंत जवाब दिया, वीरे, तेरे दुश्मन कौन है? चिड़िया नाल, मैं बाज लड़ावा, गिद्धा तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम धरावा। अब कहानी में एक नया किरदार आ चुका था, डॉली डिसूजा। लेकिन देवजीत और दलजीत दोनों को अब यकीन हो चला था कि जिस नंबर को पहले संजय मिश्रा का समझा गया था वो असल में उसका नहीं था। फिर भी वह नंबर वाकई अस्तित्व में था और उसका कोई न कोई जुड़ाव ट्रांसपोर्ट नगर से था। दलजीत ने कंप्यूटर पर थोड़ी रिसर्च की और बोला, वीरे, आजकल वर्चुअल मोबाइल नंबर का जमाना है। कंपनियां एक ही नंबर से कई कॉल रिसीव कर सकती हैं और फिर उन्हें अलग अलग विभागों को फॉरवर्ड कर सकती हैं। उसने और भी समझाया, या फिर उल्टा भी हो सकता है, जैसे कोई असली मोबाइल नंबर हो और उस पर कॉल आने पर वो एक वर्चुअल नंबर पर ट्रांसफर हो जाता है। और हां, ऐसे वर्चुअल नंबर को IVR इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम से जोड़ा जा सकता है।
देख, एक वर्चुअल मोबाइल नंबर लिया जाता है, दूसरे उसे IVR सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। 3. जब कोई उस नंबर पर कॉल करता है तो ऑटोमेटिक जवाब आता है। चौथा, कॉल अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड हो सकता है। 5वें, रिकॉर्डेड मैसेज सुनाए जा सकते हैं। छठे, कॉलर से इनपुट लिए जा सकते हैं, जैसे 1 दबाएं, 2 दबाएं वगैरह। दलजीत ने आगे अनुमान लगाया, इस डॉली डिसूजा के नंबर के साथ भी यही हो रहा है। जब कोई उसके नंबर पर कॉल करता है तो वो वर्चुअल सिस्टम से कनेक्ट होता है जिसमें सिर्फ ट्रैफिक का शोर रिकॉर्ड होता है, और भाभी जी जो भी कहती हैं वो उस वर्चुअल सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है। यहां तक कि कॉल कटने के बाद भी वो ऑडियो सुना जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि ये डॉली कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती, शायद कोई टेक्निकल इंजीनियर है, क्योंकि ये पूरा खेल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और भाभी जी के पास एक और नंबर भी होना चाहिए जिससे वो डॉली या फिर संजय मिश्रा से बात करती होंगी, वो नंबर जो उन्होंने सबसे छिपा कर रखा है। अब देवजीत को यकीन हो चला था, रूपाली कोई आम लड़की नहीं थी, उनका संबंध किसी तकनीकी टीम से है जिसने ये सारा वर्चुअल और IVR सिस्टम खड़ा किया है। मगर सवाल ये था, इतना बड़ा खेल क्यों रचा गया? इतना पैसा खर्च करने का क्या मकसद था? दलजीत ने गहराई से कहा, अब जो करना है वो ये कि वीरे, तुझे सतर्क रहना होगा। ये ना हो कि तुझे कहीं ट्रेन से धक्का देने का इरादा हो। लेकिन सोचता हूं भाभी जी को तुझे मारकर मिलेगा क्या? थोड़ा रुक कर वह बोला, अब जा तू घर और मैं सच जानने के लिए एक पूरी योजना बनाता हूं। जब देवजीत घर पहुंचा तो दोपहर के 3 बज चुके थे। हवेली में चुप्पी थी, लेकिन बरामदे में रूपाली टहल रही थी, कुछ बेचैन सी, किसी इंतजार में। उसका चेहरा जैसे कोई अनकहा डर छुपा रहा हो। जैसे ही देवजीत हवेली में दाखिल हुआ, रूपाली उसे देखते ही आपा खो बैठी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और आंखों में पागलपन सा उबाल। वो जोर से चिल्लाई, फुर्सत मिल गई तुझे? जाकर ऐश कराया? पता कौन है तेरी जिंदगी में? वो कौन है जो हर बार दलजीत के स्टूडियो जाती है? या फिर तेरा किसी लड़की से चक्कर चल रहा है जो तुझसे वहीं मिलती है? देवजीत पहले तो चुप रहा। भूख भी लगी थी और थकावट भी थी, लेकिन अब उसके भी सब्र का बांध टूटने को था। फिर भी वो गुस्से को निगलते हुए बहुत हल्के स्वर में बोला, क्या स्पेशल बनाया है आज? ला खाना तो खिला पगली। बस। पगली शब्द सुनते ही रूपाली फिर से झल्ला उठी। है, मैं पागल हूं? तू तो मुझे मार ही डालना चाहता है ना? ले, मार डाल, मार मुझे, ये ले बेल्ट, मार। इतना कहते हुए उसने पास पड़ी बेल्ट देवजीत की ओर फेंक दी और जैसे नाटक करने लगी कि अब खुद को मारने के लिए कह रही हो। उस पल देवजीत कुछ नहीं बोला, बस उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। उस औरत को जो प्यार के नाम पर खुद को भी और उसे भी जला रही थी। हवेली की दीवारों पर मौन पसरा था, लेकिन कमरे में तूफान मचा हुआ था। एक ऐसा तूफान जो रिश्तों की बुनियाद तक हिला देने वाला था। देवजीत और रूपाली के बीच का तनाव अपने चरम पर था। तभी देवजीत की नजर कमरे के दरवाजे पर गई। वहां रेस्तरां के कुछ नौकर और अन्य सदस्य दबे पांव खड़े थे, चुपचाप सब कुछ देख सुन रहे थे। देवजीत को अंदाजा हुआ कि अब बात कमरे तक सीमित नहीं रही। उसने रूपाली को इशारे से शांत होने को कहा, पर अब शायद रूपाली को भी समझ आ गया था कि इस नाटक के गवाह और भी बन चुके हैं। और तब उसने जानबूझकर इस पूरे तमाशे को और बड़ा बना दिया। रूपाली ने बेल्ट उठाई और देवजीत के हाथ में पकड़ा दी, जैसे कह रही हो, लो मारो मुझे। फिर उसने खुद ही उसका हाथ पकड़कर अपने शरीर पर मारा और चीखने लगी, मार मुझे, यही चाहता है ना? कुछ ही पल बाद उसने अपना दुपट्टा उठाया, एक फंदा बनाया और गले में डाल लिया। फिर देवजीत का हाथ पकड़ा और ऐसा दिखाने लगी जैसे वहीं उस फंदे को कस रहा हो। फंदा ढीला था, लेकिन रूपाली ने नाटक को जीवंत दिखाने की भरसक कोशिश की। वो जमीन पर बैठ गई, अपने पांव झटकने लगी जैसे दम घुट रहा हो। देवजीत को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। डरा सहमा सा वो फंदा हटाने की कोशिश करने लगा, पर रूपाली अपनी चाल पर थी। वो दिखा रही थी जैसे देवजीत ही उसे मार रहा हो। अब तो उसने अपनी जीभ तक बाहर निकाल ली, आंखें पलटा लीं और शरीर को झटके देने लगी।
देवजीत भयभीत हो गया। उसने घबराकर फंदा छोड़ दिया। जैसे ही उसका हाथ छूटा, रूपाली ने अपनी आंखें सीधी कर लीं, शरीर शांत कर लिया और जैसे कुछ हुआ ही न हो वो जमीन से उठी, अपने कपड़े समेटे और धीमी सी बीमार चाल से कमरे के बाहर निकली। जैसे ही बाहर पहुंची, वहां खड़े एक नौकर से लिपट गई और जोर से चीखी, देखो सब लोग, इस आदमी को देखो, ये मुझे मारना चाहता था, गला घोंटकर जान लेनी चाहता था। इसे जेल भेज दो, कोई मुझे बचाओ इससे। ये आदमी, ये तुम्हारा वीर जी, ये इंसान नहीं है, एक हैवान है। इस हैवान को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। इसे काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। अब घर के सारे सदस्य और नौकर हैरान थे, कुछ सहमे हुए, कुछ स्तब्ध, और देवजीत वहीं खड़ा रह गया, चुप, ठगा हुआ, एकदम लाचार। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस औरत को उसने अपने घर में, अपनी दुनिया में जगह दी, वो एक दिन उसे ही हैवान बना देगी, वो भी सबके सामने। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।